नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में जानकारी लेंगे। बेसिकली ये जो पावर प्लांट है इससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये जो वर्ड है हाइड्रो और इलेक्ट्रिक, ये जो वर्ड है वो दो वर्ड से बनाया गया है। ये जो है बेसिकली वर्ड है हाइड्रो मीन्स हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब क्या है? हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब एनर्जी प्रेजेंट इन द वाटर। वाटर में जो एनर्जी होती है उसको हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो यहाँ पे एनर्जी प्रेजेंट इन वाटर कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट दिखाए गए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हमें हमारा एम और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आउटपुट हमको चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इनपुट हम जो दे रहे हैं वाटर एनर्जी दे रहे हैं। तो अभी वाटर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है वो हम देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है। यहाँ पे वाटर स्टोरेज अरेंजमेंट है, यहाँ पे डैम दिखाया गया है। डैम के कारण हम वाटर स्टोर कर सकते हैं हायर हाइट पे। और ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो है टरबाइन। तो बेसिक कंपोनेंट डैम और टरबाइन ये दो है। तो डैम अभी वाटर टरबाइन को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं पाइपलाइन। तो यहाँ से पाइपलाइन शुरू होगी और ये पाइपलाइन ऐसे होते हुए यहाँ पे आएगी टरबाइन की ओर। तो ये जो पाइपलाइन है इसको टेक्निकल नेम दिया गया है पेनस्टॉक। पेनस्टॉक मतलब ये पाइपलाइन है जो वाटर कैरी करता है वाटर स्टोरेज से टरबाइन हाउस तक। तो यहाँ पे पेनस्टॉक का जो मटेरियल रहता है जनरली वो स्टील रहता है, नहीं तो कंक्रीट भी रहता है। कंक्रीट का एडवांटेज रहेगा कि वो रस्टिंग नहीं होगा, करोजन नहीं होगा, उसके गंज नहीं लगेगी। ओके, तो अभी लगभग 2 से 3 मीटर इसका डायमीटर रहेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा रहेगा। 3 मीटर भी मैंने अगर कंसिडर कर दिया तो लगभग 10 फीट इसका डायमीटर रहेगा, और 10 फीट डायमीटर पाइप से ये वाटर कैरी हो जाएगा डाउन तक। अभी डाउन साइड में इसमें क्या है, यहाँ पे एक वॉल दिखाया गया है जिससे हम वाटर क्लोज और ओपन कर सकते हैं। मतलब वाटर का जो फ्लो है वो डैम से टरबाइन हाउस तक छोड़ने का है या नहीं ये डिसाइड करेगा वॉल, ओपन और क्लोज से। इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है नोजल। अभी नोजल क्या है? नोजल एक कन्वर्जन एरिया डिवाइस है। कन्वर्जन एरिया मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे बेसिकली एरिया बिगर है जिससे वाटर फ्लो हो जाता है। जैसे भी मैं फॉरवर्ड जाऊँगा तो एरिया कम होते जाएगा और यहाँ से बाहर कम एरिया वाला वाटर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब नोजल एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे मैं प्रेशर एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और इसके बाद ये जो वाटर है वो टरबाइन पे जाएगी। अभी टरबाइन क्या है? टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब इससे जो बाहर एनर्जी हमको मिलने वाली है वो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। अभी मैकेनिकल एनर्जी क्या है? जो भी सॉलिड पार्ट रोटेट होता है या मूव होता है उसको हम कहते हैं कि इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। जनरली हम डे टू डे लाइफ में जो भी मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो रोटरी मैकेनिकल एनर्जी रहती है। जैसे कि फैन हो गया, बाइसिकल हो गया। फैन अगर रोटेट होता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी है उसके पास। बाइसिकल का व्हील रोटेट होता है तो उसके पास है मैकेनिकल एनर्जी। तो हम जनरली रोटरी मैकेनिकल एनर्जी 90 to 95% एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस टरबाइन से मुझे आउटपुट क्या चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। तो इस टरबाइन के क्या पार्ट है देखेंगे। ये जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं टरबाइन ब्लेड, नहीं तो टरबाइन बकेट। तो ये टरबाइन ब्लेड कनेक्टेड है ये सर्कुलर पार्ट से। ये सर्कुलर पार्ट है रोटार, और रोटार के सेंटर को है टरबाइन शाफ्ट। तो ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट से मैं पावर आउटपुट लेने वाला हूँ। तो ये शाफ्ट रोटेट होते रहेगा और वहाँ से हम मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट निकाल सकते हैं। अभी ये जो मैकेनिकल एनर्जी बाहर निकलने वाली है ये कनेक्टेड रहेगी इलेक्ट्रिकल जनरेटर से। तो अभी इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है वो जो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट लेता है और आउटपुट क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जनरेटर मैंने दिखाया नहीं है कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर है और मैकेनिकल एनर्जी मैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर को दे रहा हूँ, और इलेक्ट्रिकल जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट
कर रहा है। तो ये हो गए बेसिक कंपोनेंट। यहाँ पे और एक कंपोनेंट है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का फंक्शन क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट हमने देखा डैम, पेनस्टॉक, वॉल्स, नोजल, टरबाइन एंड सर्ज टैंक। ये हो गए बेसिक कंपोनेंट। अभी हम इसका वर्किंग देखेंगे। अभी वर्किंग के लिए मतलब अगर ये स्टॉप कंडीशन में है और इसे मुझे चालू करने का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो वॉल है वो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने पड़ेगा मतलब वाटर का जो फ्लो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा और वाटर यहाँ पे जनरेटर पे और टरबाइन पे जाना चाहिए। तो मैं ये एनिमेशन से आपको दिखाता हूँ। सपोज ये जो वॉल है मैं ओपन कर रहा हूँ मतलब यहाँ का क्लोज पोजिशन हटा रहा हूँ और वो हटाने के बाद क्या होगा, वाटर का फ्लो चालू होगा। यहाँ पे वाटर का फ्लो है और ये वाटर का जो फ्लो है नोजल क्या करेगा, नोजल इसको वाटर जेट में कन्वर्ट करेगा और ये वाटर जेट यहाँ पे इम्पैक्ट देगा ब्लेड पे। जब ब्लेड पे इम्पैक्ट होगा तो ब्लेड रोटेट होगा और ब्लेड कनेक्टेड है रोटार को, तो रोटार रोटेट होगा और रोटार रोटेट होने के कारण शाफ्ट भी रोटेट होगा और हमें मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिलेगी बाहर। तो यहाँ पे हम बहुत सारे एनर्जी कन्वर्जन देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिखा है मैंने काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखा है मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दिखाया गया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में। ये कैसे होता है देखेंगे। यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी पोजेस्ड बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन। तो ये जो वाटर स्टोरेज है हायर हाइट पे है टरबाइन हाउस से। तो आज ये हायर हाइट पे है तो इसके पास बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ये पोटेंशियल एनर्जी जब भी मैं वॉल ओपन करता हूँ तो वाटर बहने लगेगा और ये वाटर जब नीचे आएगा और नोजल से बाहर आ जाएगा ये पानी, तो नोजल से बाहर आने के बाद इसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी रहेगी मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत सारी रहेगी और इसकी वेलोसिटी बहुत सारी होने के कारण मैं यह कह सकता हूँ कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो नोजल में क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी नोजल और पेनस्टॉक में क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जो पानी की है वो उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। अभी ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इंपैक्ट देती है ब्लेड पे। ब्लेड रोटेट होता है और रनर रोटेट होता है और शाफ्ट रोटेट होता है। शाफ्ट रोटेट होता है मतलब शाफ्ट के पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल है। तो मैकेनिकल एनर्जी है, यह मैकेनिकल एनर्जी मैं जनरेटर को दूंगा। जनरेटर को देने के बाद यहाँ पे मैंने सिंबॉलिक दिखाया है, जनरेटर को देने के बाद मेरे पास आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी यहाँ पे कन्वर्जन कैसे हो गया, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। वहीं यहाँ पे चार्ट पे दिखाया गया है कि पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ये एनर्जी दिखाए गए हैं। तो अभी ये तो हो गया वर्किंग। अभी यहाँ पे सर्ज टैंक का क्या फंक्शन है वो देखेंगे। जब भी मुझे टरबाइन स्टॉप करने का है मतलब यहाँ पे वॉल क्लोज करना पड़ेगा। तो वॉल क्लोज करने के बाद अगर मैं यहाँ पे वॉल क्लोज कर दूंगा तो उसके पहले वाटर तो बहते आ रहा था, बहुत सा बड़ा डायमीटर पाइप से बहते आ रहा था और मैंने यहाँ पे सडनली क्लोज कर दिया। जब मैं वॉल सडनली क्लोज करता हूँ और वाटर रश कर रहा है मतलब फोर्स दे रहा है नीचे आने के लिए, उस वक्त इस एरिया में मतलब लगभग इस एरिया में पाइप के अंदर के बहुत सारा प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ पे पाइप बस्ट भी हो सकता है। तो ये जो फिनोमेना है कि वाटर की वजह से पाइप बस्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं वाटर हैमर इफेक्ट। तो वाटर हैमर इफेक्ट के कारण पाइप बस्ट हो सकता है। अगर मुझे ये अवॉइड करने का है तो मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या है, सर्ज टैंक एक सिंपल टैंक है जो पेनस्टॉक को कनेक्टेड है। तो इसके कारण क्या होगा, वाटर जो रश कर रहा था नीचे प्रेशर दे रहा था और यहाँ पे जगह नहीं थी वाटर अकोमोडेट होने के लिए, तो ये जो वाटर है ये यहाँ से आएगा और यहाँ पे ऊपर जाएगा और यहाँ पे अकोमोडेट होगा। यहाँ पे अकोमोडेट होने के कारण यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। मैं वीडियो में एनिमेशन दिखाया है कि वाटर ऊपर जा रहा है और वाटर ऊपर जाने के कारण यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और प्रेशर कम होने के कारण मैं बस्टिंग ऑफ पाइपलाइन अवॉइड कर सकता हूँ। तो ये तो फंक्शन हो गया सर्ज टैंक का। तो ये हमने देखा कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क कैसे करता है। अभी इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेज क्या है कि नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड
वाटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट दूसरे पावर प्लांट से, जैसे डीजल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, वहाँ पे मैं फ्यूल यूज़ करता हूँ, मतलब डीजल पेट्रोल फ्यूल यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे तो मैं कौन सा भी फ्यूल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ वाटर। तो फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब यह जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। थर्मल पावर प्लांट या डीजल पावर प्लांट क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा। यहाँ पे तीसरा एडवांटेज है वेरी स्मॉल रनिंग चार्जेस एज वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं फ्यूल नहीं यूज कर रहा हूँ, इसलिए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्या है, बहुत कम है। ये नेक्स्ट एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है, कंपैरेटिवली लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड एंड हैज लॉन्गर लाइफ। इसका मेंटेनेंस कम है और लाइफ भी बहुत बड़ा है। सर्व्स अदर पर्पज टू सच एज इरिगेशन। मतलब जो भी मैं वाटर यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो सेम वाटर मैं यूज कर सकता हूँ इरिगेशन के लिए, मतलब फार्मिंग के लिए, खेती के लिए यूज कर सकता हूँ। दूसरा रिलायबिलिटी ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज मोर। रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब एक बार मैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट तैयार कर दूंगा तो ये 25 साल, 50 साल, 100 साल कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका लाइफ बहुत बड़ा है। और लेस मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग प्लांट। मतलब नंबर ऑफ वर्कर जो मुझे लगने वाले हैं बहुत कम लगेंगे। ये तो हो गए बहुत सारे एडवांटेजेस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के। अभी डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज में वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो अभी मुझे यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और इसका साइज और शेप बहुत बड़ा है, तो कैपिटल कॉस्ट जो लगने वाली है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे दो कॉस्ट है, एक तो कैपिटल कॉस्ट है, एक रनिंग कॉस्ट है। रनिंग कॉस्ट बहुत कम है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के, लेकिन कैपिटल कॉस्ट बहुत बड़ी है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन एज द हाइड्रोइलेक्ट्रिक आर लोकेटेड इन हिली एरिया विच आर क्वाइट अवे फ्रॉम कंज्यूमर। मतलब अभी मुझे वाटर सोर्स और जब भी हिल स्टेशन, अभी ये जो प्लांट है वो हिली एरिया में लगाया जाता है और मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सिटी में, तो मुझे हिली एरिया से सिटी में कंज्यूमर की ओर लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगने वाली है। टोटल पावर डेवलप्ड डिपेंड्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, दिस मीन्स इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अभी यहाँ पे जो हम एनर्जी तैयार कर रहे हैं, तो एनर्जी तैयार करने के लिए मुझे वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए और वाटर का जो सोर्स है वो रेन है। अगर रेनफॉल कम ज़्यादा हो गया तो हमारा पावर प्रोडक्शन भी इफेक्ट कर सकता है। और समर में अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी नहीं कर पाऊंगा। दूसरा जो सुटेबल साइट रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। अभी यहाँ पे जो मैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे हिली एरिया है, जहाँ पे वाटर स्टोरेज अवेलेबल है, जहाँ पे हाइट ज़्यादा अवेलेबल है, वहीं पे भी मैं कर सकता हूँ। तो ये हो गए डिसएडवांटेज। तो नेक्स्ट है साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो अभी मुझे अगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने का है तो मैं कहाँ कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर जहाँ पे भी अवेलेबल है वहीं पे मैं कर सकता हूँ। अगर वाटर अवेलेबिलिटी भी नहीं है तो मैं ये प्लांट इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। दूसरा जो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मतलब अगर मुझे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने का है, वहाँ पे जो सैंड है, मट्टी है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मुझे वो डैम करना पड़ेगा, वहाँ पे टर्बाइन हाउस करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जो सैंड कंस्ट्रक्शन है, सैंड का वहाँ पे सैंड जो चाहिए वो स्ट्रांग चाहिए। टाइप ऑफ लैंड मैंने अभी बताया स्ट्रांग चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्कर अभी ये हिल स्टेशन पे मैं लगाने वाला हूँ, वहाँ पे वर्कर अगर काम करने के लिए आएंगे तो उसको आने जाने के लिए मुझे चाहिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो अगर मुझे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने का है तो मुझे ये सभी पॉइंट देखने पड़ेंगे, और ये सभी पॉइंट अगर अवेलेबल है तो ही मैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हमने देखा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क कैसे करता है, एडवांटेज देखे, उसके डिसएडवांटेज देखे, और साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे वो देखे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।